नमस्कार। 22 के महासमर में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 22 के महासमर में आपको बताएंगे पहाड़ पर पीएम मोदी का संकल्प, देवभूमि में पीएम का चुनावी शंखनाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी और हम आपको बताएंगे कि कैसे यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के चक्रव्यूह में समाजवादी पार्टी फंसती नजर आ रही है। लेकिन बात सबसे पहले पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में चुनावी रैली का आगाज कर दिया और पीएम ने 22 के महासमर के लिए देवभूमि में पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम ने विपक्ष को निशाने पर लिया तो वहीं डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां भी जनता के सामने रखी। रिपोर्ट देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी। वास्तव में इतिहास रचा मोदी जी ने अचल निश्चय व साहस से उत्तराखंड में पीएम की हुंकार। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, उत्तराखंड का पानी और जवानी उत्तराखंड के काभियाली। विपक्ष पर पीएम का वार। पहले की सरकार ने 7 साल में उत्तराखंड में केवल 300 किलोमीटर भी नहीं, केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए थे। धामी को पीएम मोदी का साथ। उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। 22 के महासमर में कमल करेगा कमाल। मैंने केदारपुरी की पवित्र धरती से कहा था, आज मैं देहरादून से दोहरा रहा हूं। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। पहाड़ को फतेह करने के लिए देवभूमि में पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। पीएम मोदी के संकल्प रैली के साथ ही बीजेपी का उत्तराखंड मिशन 2022 का आगाज हो गया। बीजेपी के सामने 2017 के इतिहास को दोहराने की चुनौती है, जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी मोदी धामी की जोड़ी पर है। भाइयों बहनों, हमारा एकमात्र लक्ष्य है उत्तराखंड का विकास। हमारा एकमात्र ध्येय है उत्तराखंड की प्रगति। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक, जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे, तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। पिछले चुनावों में बीजेपी ने उत्तराखंड में जबरदस्त बहुमत हासिल कर इतिहास रचा था। 2017 में बीजेपी ने राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से 56 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। प्रदेश के इतिहास में बीजेपी ही नहीं, दूसरे दलों के सामने भी ये आंकड़ा चुनौती रहा है। पिछली बार कांग्रेस के खाते में महज 11 सीटें आई थी। इस बार पहाड़ पर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी टक्कर में है। ऐसे में बीजेपी पूरी जोर आजमाइश में है। पहले की सरकार ने उत्तराखंड में नेशनल हाईवे पर 7 साल में 600 करोड़ के आसपास खर्च किया, जबकि हमारी सरकार ने इन 7-7.5 साल में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। पीएम मोदी बखूबी इस बात को जानते हैं कि सत्ता में वापसी करना जरूरी है तो पहाड़ पर पानी और जवानी को भुनाना जरूरी है। लिहाजा पीएम उत्तराखंड खाली हाथ नहीं आए। पीएम ने प्रदेश में 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन योजनाओं में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी शामिल है। 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक्सप्रेसवे की वजह से दिल्ली की दूरी देहरादून से 2.5 घंटे में तय हो सकेगी। पीएम ने 4 धाम रोड के उद्घाटन के साथ बद्रीनाथ विकास की परियोजना का शिलान्यास भी किया। 82 जल विद्युत परियोजना, 82 हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट और हिमालयन संस्कृति केंद्र का लोकार्पण भी किया गया।
पीएम ने देवभूमि को सौगात देते हुए पिछली सरकारों के काम से अपनी सरकार के काम की तुलना की। भगवान बद्रीनाथ तक पहुंचने में लामबगड़ लैंडस्लाइड के रूप में जो रुकावट थी वो भी अब दूर हो चुकी है। इस लैंडस्लाइड ने देश भर के न जाने कितने तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ जी की यात्रा करने से या तो रोका है या फिर घंटों इंतजार करवाया है और कुछ लोग तो थक करके वापस भी चले गए। पीएम की संकल्प रैली का मकसद 17 को 22 में दोहराना है। हर 5 साल में सरकार बदलने के मिथक को खत्म करना है। हर बार सत्ता बदलने की परंपरा के साथ बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है। टीम न्यूज स्टेट। तो आपको बताते हैं कि बीजेपी और पीएम उत्तराखंड को किस चुनौती के साथ ले रहे हैं और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा लीजिए कि पीएम ने 5 साल में करीब 8 बार उत्तराखंड का दौरा किया है। 3 मई 2017 को केदारनाथ धाम से संबोधन प्रधानमंत्री का रहा और उसके बाद 7 नवंबर 2018 को केदारनाथ धाम पहुंचे थे प्रधानमंत्री। 18 मई 2019 को केदार में दर्शन किया और 17 घंटे का ध्यान उन्होंने लगाया। और 7 अक्टूबर 2021 को ऋषिकेश एम्स में प्लांट का शुभारंभ पीएम मोदी की तरफ से किया गया। और 5 नवंबर और 4 दिसंबर 2021 को पीएम का यह दौरा रहा था। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 2 महीने के अंदर यह तीसरा दौरा है, लेकिन यह दौरा इसलिए अहम है क्योंकि यह पूरी तरह से राजनीतिक रहा। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य के चुनावी चक्रव्यूह में समाजवादी पार्टी फंसती नजर आ रही है। मौर्य ने मथुरा के बाद दंगों को लेकर अखिलेश को निशाने पर लिया है। और केशव मौर्य विपक्ष के लिए बीजेपी का एजेंडा ही सेट नहीं कर रहे बल्कि विपक्ष को उनके एजेंडे पर लाकर घेरने का काम भी कर रहे हैं। मौर्य अखिलेश में वार पलटवार। जनता ने मन बना लिया है, किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने मन बना लिया है, इनका सफाया होगा। सपा सफाई के काम में नहीं है, इसलिए सपा की सफाई करने का काम जनता करेगी, भाजपा करेगी और समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होगा। केमिस्ट्री वर्सेस गणित पर सियासत सवार। वो गणित की राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी केमिस्ट्री की राजनीति कर रही है और हमारी केमिस्ट्री किसी पार्टी के साथ नहीं, हमारी केमिस्ट्री सीधा जनता के साथ। केशव के चक्रव्यूह में समाजवाद। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए, व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? 22 के महासमर में केशव मौर्य के एक के बाद एक दिए बयानों से विपक्ष में खलबली है। डिप्टी सीएम के रडार पर सीधे सीधे अखिलेश हैं। चाहे मसला मथुरा का हो या फिर 2017 से पहले की सत्ता में दंगों का, केशव अपने हर बार में अखिलेश को सीधे निशाने पर रख रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं, लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? एक साथ मैं देखता था 20-20, 30-30, 40-40 गाड़ियों में 50-50, 100-100 वस्तुएं लेकर के यहाँ गुंडे अपराधी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए आते थे कि नहीं आते थे? मथुरा को लेकर केशव मौर्य ने अखिलेश को घेरा। 2017 के पहले के दंगों को लेकर अखिलेश एक बार फिर केशव के निशाने पर हैं। ऐसे में जिन्ना का जिक्र भी अखिलेश के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। तो हम राम को याद करते हैं, आप जिन्ना को याद रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और केशव जी ने साथ ही साथ एक और जोड़ दिया है, और वो जोड़ दिया है कि अयोध्या हो गया, काशी हो गई, अब है मथुरा की बात। बाईस की मिसाल पर सत्ता के समीकरणों का जोड़ तोड़ बनाने के लिए जिस केमिस्ट्री और गणित का इस्तेमाल हो रहा है उसमें राजनीति भी चरम पर है। दोनों ही पार्टियों में वार पलटवार है। ऐसे में कांग्रेस भी पीछे कहां है।
उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जो राजनीतिक दल सत्ता में थे उनके लिए व से केवल वोट बैंक था और व से केवल विभाजनकारी ताकतें थी। आज उत्तर प्रदेश में व से विकास हो रहा है, परंतु जो विपक्षी पार्टी है उनके पास विकास के लिए गिनाने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए कभी वो जिन्ना को याद करते हैं, कभी वो तालिबान को महान कहते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को 2022 में हार का डर इस कदर सताने लगा है कि वो हार से बचने के लिए जाति धर्म की राजनीति का सहारा ले रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति कर रही है उसको सत्ता से बाहर फेंक देगी। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है चुनाव कैसे लड़े, क्योंकि कोई भी पोल प्रॉमिस इन्होंने पूरा नहीं किया है। 70 लाख रोजगार नहीं दिए, महिलाओं का सम्मान नहीं किया, किसानों को उनके गन्ने का मूल्य नहीं दिया, बकाया नहीं दिया। तो अब सिर्फ दोबारा से हिंदू मुसलमान पर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें असलियत के मुद्दों से नहीं हटने देगी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की जनता को धीरे धीरे मंजूर हो रहा है। जैसे जैसा चुनाव करीब है, राजनीतिक दल वोटर्स को साधने के लिए सोशल इंजीनियरिंग के सभी फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अभी एक शुरुआत है, अंजाम अभी देखना बाकी है। टीम न्यूज़ स्टे। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि 2014 में भारत के लोकतंत्र ने नई करवट ली और आज यूपी बीमारू प्रदेश से निकलकर विकासशील प्रदेश में आ गया है। वहीं रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस के 40% महिलाओं को टिकट देने पर कहा कि पहले पंजाब में कांग्रेस महिलाओं को टिकट दे, बीजेपी महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है। बहुत जबरदस्त परिवर्तन। बीमारू प्रदेश, उत्तर प्रदेश जिसको बीमारू प्रदेश कहते थे, उसके वहां से निकलकर अब वो विकास मुख्य प्रदेशों में द्वितीय नंबर पर खड़ा है। सरकार का देख लीजिए, केंद्र सरकार ने 11 मंत्री महिला बना दी गई। पहली बार हमारे 17वीं लोकसभा में हमारी 78 महिलाएं जीत कर आई हैं लोकसभा में, उसमें से 41 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आई हैं। कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने युवाओं की बात की और उन्होंने कहा कि बीते 4.5 साल में हमने 4.25 लाख लोगों को नौकरी दी है। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि कुछ लोग जातिगत राजनीति कर रहे हैं। समय बदला है और समय के बदलाव के साथ उत्तर प्रदेश के नौजवान के हाथ में बागडोर गई। मैं क्यों कह रहा हूं? आज तो योगी जी को आप देखो तो 72-73 की पैदाइश रही होगी, आज 50 के अंदर है। आज केशव जी को देखो 50 के अंदर है। आज हमारे चौधरी जी को देखिए, वो उसी आयु सीमा के आसपास है। आज पूरे प्रदेश में एक नई लहर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आई है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन खत्म करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हो सका है और सिंगू बॉर्डर पर हुई बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी सरकार के सभी मामलों पर बातचीत करेगी। राकेश टिकैत ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर होगी। आज बैठक शुरू होने से पहले किसान मोर्चा की तरफ से आंदोलन के दौरान शहीद हुए 702 किसानों की लिस्ट कृषि सचिव को भेजी गई। किसान मोर्चा की बैठक में एमएसपी और किसानों पर दर्ज केस पर भी चर्चा की गई। और इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि जब तक एमएसपी और किसानों पर दर्ज हुए केस सरकार वापस नहीं लेती और शहीद किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले पे बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी वो 7 तारीख को होगी, यहाँ पे ही होगी। 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है। और 2 दिन में जो भी सरकार इनसे बातचीत करके अपना एजेंडा साफ करना चाहती है, वो पूरे देश भर के मुकदमे हैं, उनका एजेंडा हो।
गोरखपुर में 89वीं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सूचना प्रसारण एवं युवा मामले के खेल केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शामिल हुए। तो कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम योगी को एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और मुख्य अतिथि और सीएम के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की शुरुआत ही 1932 में इस उद्देश्य से हुई थी। कहते हैं उस समय महंत दिग्विजय नाथ जी युवा थे, जब वह देश की आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, बहुत नजदीक से जुड़े हुए थे। उस समय जब उन्हें पता लगा कि उनके स्कूली गुरु को उस समय इसलिए स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लिए कुछ आह्वान किया था और उस अभियान के साथ जुड़े थे, तो उन्हें स्कूल से शासन ने बर्खास्त कर दिया। अपने गुरु के सम्मान के लिए उन्होंने जिस स्कूल की स्थापना की, वही स्कूल आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है, जिसमें 5000 से अधिक बच्चे वर्तमान में भी अध्ययन कर रहे हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आज के इस वार्षिक कार्यक्रम के उत्सव पर नवयुग का नव सृजन, युवाओं तुम्हारे हाथ में है, आगे बढ़ो, शुरुआत करो, ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है।